अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का हमारा वो हो गया है डाइस्ट्रीब्यूटेड एनएच आपने कंप्लीटली कराया। आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, आप में इस वाले लेक्चर्स को कंप्लीटली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके, अब हमें पढ़ने कायरल। ए कायरल क्या होते हैं? कायरल कंपाउंड्स वही होते हैं जो हमेशा क्या देते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज देते हैं। और ए कायरल क्या देते हैं? ए कायरल मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं देते, वो हमारे पास कायरल नहीं होते हैं। ओके, तो कायरल कंपाउंड्स में क्या होता है, आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, आपके कहीं पर भी आपके क्या हो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो आपका क्या होता है, कायरल सेंटर होता है। दैट इज कायरल की कंडीशन बता दी है, इसमें क्या हो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर आपका क्या मिलेगा, हमेशा कायरल सेंटर और sp3 कार्बन हो। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी कंप्लीट कर चुके हैं कायरल ए कायरल को। फिर भी हमें यहाँ बता रहे हैं थोड़ा सा कि कायरल जो होता है वो हमेशा कंपाउंड क्या देता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देता है, जैसे एनेंटियोमर्स होते हैं। तो कायरल हमेशा क्या होता है, आपका एनेंटियोमर होता है। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमेशा आपके एनेंटियोमर्स होते हैं। ओके, तो कायरल कंपाउंड्स हमेशा क्या देते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देते हैं। और उसमें जो आपके सेंटर कायरलिटी के मॉलिक्यूल्स भी हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में, तो सेंटर कायरलिटी में वही मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें sp3 सेंटर हो और 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। एग्जैक्टली अगर इस टर्म की जगह हम यूज कर सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, तो जिस भी कंपाउंड में एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है वो हमेशा आपके क्या होते हैं, कायरल होते हैं। जिसमें भी क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर होता है, एसिमेट्रिक सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। ओके, तो जिस मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, उसे हम एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। और एक वर्ड हमारे पास आती है डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल होती है, डिससिमेट्रिक। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, नेक्स्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि कायरल क्या होता है। कायरल में क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए और वो क्या करता है, प्लेन पोलराइजर को आइदर लेफ्ट में और राइट में क्या करता है, रोटेट करता है। जो आपकी पीपीएन लाइट होती है उस प्लेन पोलराइजर को क्या करता है, वो डेक्स्ट्रो में या फिर लिगो में, यानी डेक्स्ट्रोरेटरी होते हैं आपके और लिगोरेटरी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल आपका क्या दे रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दे रहा है, तो उसका एक मॉलिक्यूल क्या होगा, राइट हैंडेड, एक होगा लेफ्ट हैंडेड। एक उसको राइट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड को। इसलिए ये दो कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हमेशा आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हमेशा लाइट रेडिएशंस मतलब जो भी आपकी पीपीएल लाइट होती है उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं आइदर लेफ्ट में और राइट में। डी मींस क्या है, वो लाइट को लेफ्ट राइट साइड रोटेट करे। एल का मींस क्या है, लिबोरोटेटरी। डी का मींस डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट साइड रोटेट करेंगे पीपीएल को, और जो एल है वो लिबोरोटेटरी, यानी वो क्या करेंगे, लेफ्ट में रोटेट करेंगे। जो आपके ये कारण मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं देते हैं, नो एसिमेट्रिक सेंटर में कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर भी नहीं होता है। ठीक, एक और हम इसमें चीज़ पढ़ेंगे, कायरलिटी को चेक कैसे करेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं। तो उसके लिए हम चेक करने के लिए चीज़ें पढ़ेंगे कि हम चेक कैसे करेंगे ये मॉलिक्यूल हमारा कायरल है। ओके, कंडीशन, कायरलिटी की कंडीशन देख लेते हैं। पहली बात, उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो, उसमें सिमेट्री जो एलिमेंट्स होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसके एब्सेंट होने चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट क्या होना चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए आपके, तभी वो मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, कायरल होता है। वो कौन कौन से हैं, सिग्मा है, एसएन ऑपरेशंस है, आई ऑपरेशन है, ये सारे आपके एब्सेंट होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, हम कायरल की बात कर रहे हैं, कायरल तो नहीं है हमारे लिए, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कायरल की। अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपका कायरल होता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन फॉलो होती हैं। Okay. तो कोई भी मॉलिक्यूल आपका कायरल है, उस कायरल को होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके एब्सेंट होने चाहिए। सिग्मा दैट इज प्लेनो सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। एसएन ऑपरेशन दैट इज योर इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। आई जो है इन्वर्जन सेंटर होता है। तो ये तीनों चीजें हमारे एब्सेंट होनी चाहिए, तभी जो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। दैट इज कंडीशन है। अगर किसी मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी एक्सेस ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, तो भी वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। C2 इज नॉट योर एसेंशियल कंडीशन, वो मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है जिसमें क्या है, C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल का आपको क्या करोगे, 180 पे अगर आप रोटेट करते हो तो उस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल इमेज आती है। C2 का मीन्स ये है कि आप किसी मॉलिक्यूल 180 पे रोटेट करते हो तो आपको इक्वलेंट इमेज मिलती है, आपको सिमिलर इमेज मिलती है, तो वो हाँ होती है C2 सिमेट्री। तो किसी मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो भी मॉलिक्यूल कायरल होता है। और इस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलते हैं डिससिमेट्रिक। इस टाइप को मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल से कहा जाता है। ओके, तो ये बात क्लियर है यहाँ पर कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल कोई भी कायरल है तो उसका मतलब इसमें ये एलिमेंट्स एब्सेंट होने चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट। लेकिन C2 सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है तो भी वो मॉलिक्यूल कायरल ही रहेगा।
जैसे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स उन्हें हम कहेंगे जिसके अंदर भी स्टीरियोसिमेट्री प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने कायरल ए कायरल को स्टडी आउट कर लिया है, कायरल कौन सा है और ए कायरल कौन सा है हमारा कंपाउंड। ओके, तो इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे क्या है। देखो हम सारी चीज़ें ऊपर से कंप्लीट कर रहे हैं, जो जो हमारे टॉपिक यहाँ पर चल रहे हैं उससे नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड। पढ़ लेते हैं एक बार मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड की क्या कंडीशन है? मीजो कंपाउंड में पहली बात तो आपके पास क्या होती है, 2 और मोर देन 2 आपके क्या होंगे, पैरेलल सेंटर उसमें होने चाहिए। दूसरा, उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, प्लेनोसिमेट्री होनी चाहिए। तो वो हमारे पास होगा मीजो कंपाउंड। ये हमारे मीजो कंपाउंड की पहचान है। आपको समझ में आया मीजो कंपाउंड क्या होता है? तो मीजो कंपाउंड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा आपके कायरल सेंटर होने चाहिए, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए और उसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। उसका एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, देखो ध्यान से। टार्ट्रिक एसिड देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH ग्रुप हमारे पास है, यहाँ पर आपका सॉरी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास। तो ये एग्जांपल हमारे पास हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री ऐसे प्रेजेंट हो जाएगी। ये भी आपका क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। मीजो कंपाउंड पहले क्या कंडीशन है, आपके 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए। तो ये भी एक कायरल सेंटर, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी आपका कायरल सेंटर है क्योंकि इस पर भी 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेना 4 चारों ग्रुप डिफरेंट, इसमें 4 ग्रुप हमारे डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड की दूसरी कंडीशन है प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री, जब हमने यहाँ पर सिग्मा लगाया, सिग्मा क्या होता है, प्लेनोसिमेट्री होती है। तो जब हमने यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री लगाया तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कार्बोक्सिल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर हाइड्रोजन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें प्लेनोसिमेट्री क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसमें क्या है, 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट, इसमें क्या है 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। मीजो कंपाउंड की पहचान आपको पता चल गई है। मीजो कंपाउंड में सिर्फ 2 कंडीशन है, एक तो उसमें क्या है 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, दूसरा उसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसमें 2 कायरल सेंटर भी हैं और ये प्लेनोसिमेट्री हमने लगाई है। हाइड्रोक्सिल से एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन से एक्सचेंज होगा और कार्बोक्सिल से एक्सचेंज होगा। प्लेनोसिमेट्री का मीन्स है कि आज जब भी आप कोई भी प्लेन मिरर लगाते हैं तो आपके क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट हाफ इमेज सेम आनी चाहिए। जब भी आप इसको यहाँ से कट करोगे, देखो यहाँ से जब आप इस मॉलिक्यूल को कट करोगे तो आपकी 2 इमेज बनेगी, एक ए इमेज ऊपर वाली बनेगी, एक नीचे वाली इमेज। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, बिल्कुल सेम बनेगी, इक्वलेंट बनेगी। क्योंकि आपने बीच में से जो है प्लेन मिरर लगाया है, ये दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों इमेज हमें एग्जैक्टली हाफ जो इमेज मिलेगी वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे के। और ये वाले देखो, जब इसमें से हम ये कायरल सेंटर हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है। यहाँ पर भी कायरल सेंटर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया। मिरर लगाने के बाद हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि इसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, दूसरा हमने मिरर लगा दिया। ये वाली जो इमेज होगी एग्जैक्ट इसके बिल्कुल सेम है, तो इसमें प्लेनोसिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। तो ये हमारे मीजो कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए हैं जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। कहीं पर भी देख लेना आप इस मॉलिक्यूल को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें इसमें पढ़ना है दैट इज एपिमर्स, एनोमर्स रह गए क्योंकि हम मीजो कंपाउंड कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी और ये सुपर इम्पोजल नॉन सुपर इम्पोजल कंप्लीट कर चुके हैं। अब एपिमर्स हम पढ़ेंगे और एनोमर्स हम पढ़ेंगे। एक हम सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हमारे जो नेक्स्ट है दैट इज योर एपिमर्स एंड एनोमर्स। एनोमर्स हैं और एक हमारे पास क्या है, एपिमर्स। बस यही बचा है हमारे पास, इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। एनोमर्स जो होते हैं हमारे पास वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एट फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। शुगर में पढ़ते हो आप इसको, हमेशा कहाँ पढ़ोगे, शुगर में। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगी आपको। ओके, तो ये हमारे होंगे एपिमर्स, सॉरी एनोमर्स। तो एनोमर्स जो होते हैं, एनोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिन आइसोमर्स में जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एट द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ योर
शुगर, ये शुगर में पढ़ते हो मेनली, एनोमर्स जो होते हैं आप हमेशा शुगर में पढ़ोगे। इस शुगर में क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट कार्बन होती है शुगर की, उस पर पोर्शन डिफरेंट होती है। किसकी पोर्शन डिफरेंट होती है वो बताती हूँ। मान लो ये आपका पूरा शुगर है, ओके, तो आपकी जो फर्स्ट कार्बन एटम होती है उस पर क्या होता है कि आपका OH ग्रुप राइट में प्रेजेंट होता है और इसमें लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा और OH ग्रुप आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हुई ना डिफरेंट पोजीशन। ये हमारे एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका राइट में प्रेजेंट है और इसमें कहा है लेफ्ट में। तो ये आपका अल्फा आइसोमर, ये आपका बीटा आइसोमर। तो जो एनोमेरिक कार्बन हमारे पास होते हैं वो हमेशा फर्स्ट कार्बन होती है। तो एनोमेरिक पोजीशन आपको बताना चाहिए, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर इज योर एनोमेरिक पोर्शन होती है। तो एनोमेरिक पोर्शन पे क्या होती है, कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंस, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट में और इसमें लेफ्ट में, सॉरी इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ है, राइट में, और इसमें कहाँ है, लेफ्ट में। तो ये हमारा मान लो एक ग्लूकोज मैंने ड्रॉ किया, नीचे तक आप ड्रॉ कर लेना, अल्फा आइसोमर हो जाएगा, ये इसका बीटा आइसोमर हो जाएगा। दिस इज योर एनोमर्स हो जाएंगे हमारे। एनोमर्स हो जाएंगे, आप कहिए तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ ग्लूकोज की कंप्लीट स्ट्रक्चर। चलो बना देती हूँ। 1 2 4 CHO ग्रुप हो जाएगा आपका। आप ना इसकी वो बनाओगे, क्या बोल रही हूँ मैं, इसके आप वो बनाएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं, तो इसके आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे। CH2OH ग्रुप हो जाएगा आपका। OH ग्रुप यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका। तो अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ है, राइट में प्रेजेंट है, ये वाले क्वेश्चन आपके नीचे वाली हमेशा राइट में होती है। हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर आपका राइट में प्रेजेंट होता है तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज होता है, ग्लूकोपाइरानोज इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि OH ग्रुप यहाँ पे नीचे होगा सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे आपका OH ग्रुप लेफ्ट में होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा आइसोमर मैंने बना दिया। इसका आप अपोजिट बीटा बना लीजिएगा कि जो फर्स्ट पोर्शन होती है दैट इज एनोमेरिक कार्बन होती है, जो फर्स्ट पोर्शन होती है दैट इज एनोमेरिक कार्बन होती है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ग्लूकोज की, दैट इज योर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जो क्लोज स्ट्रक्चर है उसमें जो एनोमेरिक कार्बन दैट इज फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, राइट में, यानी नीचे प्रेजेंट है। और दूसरे स्ट्रक्चर जो आपकी बनेगी उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका ऊपर प्रेजेंट होगा, दैट विल बी योर बीटा फॉर्म होगी। तो दिस इज योर एनोमेरिक एनोमर्स। ये क्या होंगे, एक दूसरे के एनोमर्स, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होंगे, एनोमर्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं एपिमर्स। एपिमर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है एट किसी भी कार्बन पे डिफरेंट होती है अदर देन फर्स्ट कार्बन। आपको करना क्या है, जितने भी आपके शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एपिमर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो एक दूसरे के C4 एपिमर्स होते हैं। जो आपका मेनोज है, ग्लूकोज एक दूसरे के C2 एपिमर्स, मतलब सेकंड पोर्शन पे जो है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगी। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में फोर्थ पोर्शन पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगी। डिफरेंट क्या है, सिर्फ OH की पोर्शन आपकी डिफरेंट मिलेगी, तो वो होंगे एपिमर्स। तो एपिमर्स जो होते हैं उनमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, किसी भी कार्बन पे डिफरेंट हो सकती है एक्सेप्ट द एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है उससे एनोमर्स बनते हैं। तो फर्स्ट कार्बन को छोड़कर अगर किसी भी कार्बन पे अगर मतलब पोर्शन डिफरेंट होती है तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, वो एपिमर्स बनाएंगे। जैसे हम मैनोज बना देते हैं अभी, CHO, इसमें OH ग्रुप लेफ्ट में होता है, ये आपका ग्लूकोज है। ये मैंने जो आपको बनाया है ये क्या बनाया, आपका मेनोज बनाया है। और ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पर CHO, यहाँ पर OH ग्रुप H, OH H, और यहाँ पर OH H, OH H, और यहाँ पर CH2OH। दिख रहा है आपको क्या हो रहा है इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर मेनोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। ग्लूकोज है, मेनोज है हमारे पास, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हमारे पास, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज और आप किसको देखेंगे, मेनोज को देखो, ये सेकंड कार्बन पे देखो, सेकंड कार्बन पे जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें लेफ्ट में प्रेजेंट और इसमें कहाँ प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगी, दूसरे के C2 एपिमर्स बोलोगे, इनको क्या बोलेंगे हम, C2
एपिमर्स बोला जाए कि C2 एपिमर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सेकंड कार्बन होती है इस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। मेनोस में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे वो कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट में प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट में प्रेजेंट है, कौन सी, सेकंड पोजीशन पे, दैट इज योर मेनोस एंड ग्लूकोज आर C2 एपिमर्स। उस तरह से जो हमारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, C4 एपिमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के C4 एपिमर्स हो जाएंगे। सो ये दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन। ओके, तो ये मेनोस एंड ग्लूकोज जो है C2 एपिमर्स और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या होगा कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में जो फोर्थ कार्बन एटम होगी वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगी। फोर्थ पोजीशन पे ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट में मिलेगा, लेकिन गैलेक्टोज में लेफ्ट में मिलेगा। So thank you so much. Meet you in next video. Please do subscribe, like, share. Thank you.